मैं कहता हूँ ना कि हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हर गली कोपचे में, हर गांव में प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, परंतु हमारे सरकार को या हमारी प्रशासन को उनकी फिक्र नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे देश के लोग विदेशों में चले जाते हैं, बच्चे वहाँ जॉब करते हैं, उनकी मजबूरी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कपड़े में किसी का कैरेक्टर नहीं जज होता है, देखने वाले की नज़रों में, और जो पहन रहा है उसका बिहेवियर कैसा अपने प्रति। अगर इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है तो वो किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, वो वैसा ही खुश रहेगा। कि आजकल ना लोगों की मेंटालिटी बन गई है, आपकी बाहर का अपीयरेंस देखकर लोग आपको जज करते हैं कि आप कैसे हैं। कोई आपको ये नहीं देखता कि आप इंटरनली कैसे हैं, आप अच्छे हैं नहीं हैं, आप लोगों को अच्छे तमीज़ से बात करते हैं नहीं करते हैं, लोग वो नहीं देखेंगे। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी कह देते हैं कि हमारे लिए सब बराबर हैं, लेकिन उनके लिए सब बराबर नहीं है। जो पैसा लगाएगा ना उनके वोटों में काम करने के लिए, वो उसके ही हैं सिर्फ, वो किसी गरीब के नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर हो गया, और जनरल कास्ट का किसी को मतलब नहीं। जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो उसी स्टेज पर है, उतना ही सफ़र करें जितना पहले करती आ रही थी। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। मुंडे पढ़नु हटे होना ए उत्तम बड़ी पढ़ाई, मुंडे पढ़नु हटे होना ए उत्तम बड़ी पढ़ाई। जेड़े दब के पढ़ जांदे, जेड़े पूरा पढ़ जांदे, ओह कर दे बड़ी चढ़ाई। मुंडे पढ़नु हटे होना ए उत्तम बड़ी पढ़ाई। ये लड़कियों के लिए भी है, आप भी पढ़ो और बहुत चढ़ाइयाँ करो लाइफ। एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहेंगे, जॉब मिलेंगे, वो उनकी टेंशन है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। कि लोग जहाँ पे रहते हैं उसे जगह को वो घर कहते हैं, पर जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम। रो रो के अर्ज़ा गुजार दाए दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। लोका दिया नजरा तो चोरी किते मिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। गले से लगा लेंगे मौत वतन की हिफाजत में, गले से लगा लेंगे मौत वतन की हिफाजत में। खानी पड़े गोली, खेले खून की होली, हम गर्दन कटा देंगे वतन की हिफाजत में। इबके बचा ले मेरी माए, बटियू आया लेने। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज भिवानी, और भिवानी शहर में हमारे साथ एक ऐसी गुड़िया, प्यारी सी एक बच्ची मेरे साथ उपस्थित हैं, जो फॉरेंसिक लैब में एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती हैं। मैं कहता हूँ ना कि हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हर गली कोपचे में, हर गांव में प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, परंतु हमारे सरकार को या हमारी प्रशासन को उनकी फिक्र नहीं है, उनको परख नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे देश के लोग विदेशों में चले जाते हैं, बच्चे वहाँ जॉब करते हैं, उनकी मजबूरी है, और उनकी मजबूरी वंश वो ये कदम उठाते हैं क्योंकि यहाँ बड़ा स्ट्रगल करते हैं, बड़ा झक मारते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, या तो वो हमारे जो सरकार प्रशासन समझने में या समझता है, समझना नहीं चाहता, या फिर वो कोताही बरतते हैं, मौका देना नहीं चाहते हमारी प्रतिभाओं को। इसलिए हमारे देश के लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर
कहीं न कहीं सरकारें चला रहे हैं और वहाँ साइंटिस्ट बने हुए हैं, छोटे से लेके बड़ा काम वहाँ जाके करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ उन लोगों को परख, और कहते नहीं कि हीरे को जोहरी को हीरे की परख होती है, तो वो जोहरी हैं, उनको परख होती है क्वालिटी की। और इन जैसे जो बच्चे हैं मेरे साथ, इनको हाथों हाथ ले लेते हैं वो। मेरे साथ एक ऐसी लड़की है मनीषा, जिनको आप बातें सुनेंगे, दर प्रत हम उनकी बातचीत सुनाएंगे आपको। 3 बहनें हैं और पिताजी हैं मेजर जय सिंह, रिटायरमेंट हैं। माताजी गृहिणी हाउस वाइफ है। तो ये मिस हरियाणा भी रह चुके हैं, मिस इंडिया भी। तो इनसे जानेंगे कौन सा इनके पास वो एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कई जगह ये, और जहाँ भी जिस फील्ड में गई हैं मनीषा, उन्होंने अपना डंका बजाया है। लेकिन अफसोस आज ये भी कहीं न कहीं विदेश में जाने वाली है, क्योंकि अब ये टूट चुकी है, हिम्मत हार चुकी है, सरकार से फाइट करते लगा लिए या प्रशासन से, यानी कि अब हिम्मत इतनी नहीं है कि और यहाँ फाइट कर सके। तो मनीषा, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत रेयर लोग हैं जो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जो इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। मे बी किस चीज़ के बैरियर आई डोंट नो कि वो आगे आकर नहीं बोल रहे हैं, बट सीरियसली अब ये पॉइंट इतना ज़्यादा वो हो गया है, थ्रेशोल्ड आ चुका है कि इस पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मुझे बहुत मनीषा, चलो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी स्ट्रगल किया, दुख है दिल? दुख तो बहुत है कि इतनी पढ़ाई की, इतने सर्टिफिकेट्स लिए, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ मैंने ट्राई नहीं किया है। डांस है, सिंगिंग है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, कोई एक्सटेम्पोर होते हैं, कोई स्पीच कंपटीशन है, एनसीसी, एनएसएस, अब मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ मैंने किस फील्ड में ट्राई नहीं किया। बट सब कुछ करने के बाद आपको ये कहा जाता है आप बहुत अच्छे हो, आपको पक्का सब मिल जाएगा। आपका जब एडमिशन होता है यूनिवर्सिटीज़ में, आपको ये कह के लिया जाता है कि आप जैसे ब्राइट बच्चों को तो हमारी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है। लेकिन जब आप वहाँ ले रहे हो, एटलीस्ट आप उनको ये तो बताओ कि इन फ्यूचर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ाई करने के बाद सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि वो हर बच्चा आज के टाइम में किस लिए पढ़ रहा है? कमाने के लिए। घर वाले खर्चा लगाते हैं ताकि बच्चा उतना कमा सके, फ्यूचर में अपना नाम कमा सके। एंड यूजुअली आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है हर बच्चे को कमाने की। ज़रूरी नहीं है कि जिस फ्यूचर फैमिली में जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, वो आपका खर्चा उठाएगा। नो डाउट हर किसी के पास आज के टाइम में इतना है कि वो अपना सर्वाइवल कर सकता है, बट फिर भी जॉब की ज़रूरत हर किसी को है और रहेगी। एंड अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी जॉब के लिए फ़ाइट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मनीषा, पढ़ाई कहाँ तक? मैंने मास्टर्स कर रखी है, मास्टर्स इन फोरेंसिक साइंस, एंड बीएससी बायोटेक किया है। 12th मैंने मेडिकल से किया था। तो यूनिवर्सिटी टॉपर रही? हाँ जी, बीएससी लेवल पे मैं टॉप 5 में थी मेरिट में। हर साल मेरा सेमेस्टर वाइज स्कॉलरशिप भी आती थी। मास्टर्स में मैं टॉप 5 में रही थी, फर्स्ट नहीं आई, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, उन चीज़ों में और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैक होता था, लेकिन मैं उसको बुरा चीज़ नहीं मानती हूँ। कोई बात नहीं, आप हर चीज़ में अपना कंपटीशन में जाओ, हर चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मायने रखती है कि आप अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड के अलावा और कितना कर रहे हो। जिस हिसाब से इंडिया में जॉब की सिचुएशन चल रही है, तो इतना ज़रूरी है कि किसी और चीज़ में इतना तो दम रखो कि आप ये नहीं तो कुछ और कर सको। वरना क्या होगा ना, पढ़ाई के साथ रहकर वहीं रह जाओगे, वो किताबी कीड़े बनकर जॉब नहीं मिलने वाली आज के टाइम में आपको। तो हमारे साथ मनीषा बनी हुई है, छोटी सी ज़रूर, लेकिन ये अंदर से ऊपर तक सब कुछ ज्ञान की भरी हुई हैं। ज्ञान की देवी लगा ली है, ज्ञान की मूर्ति कहे वो भी कम नहीं है। ये छोटी सी लगती है, लेकिन हर फील्ड में इन्होंने बेस्ट दिया है। लेकिन फिर बात आती है जॉब की, तो यहाँ सरकार और प्रशासन से मार खा गई आके। इन्होंने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन या तो यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं या सरकार वो समझना नहीं चाहती ऐसे बच्चों को। मनीषा, कहाँ से किया पढ़ाई करना? मैंने बीएससी बायोटेक पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के अंडर की है, बाबा फरीद कॉलेज से। और अपनी मास्टर्स मैंने की थी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला कैंपस से। वहाँ क्यों? क्योंकि ऐसा बताया गया था कि जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट है वो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला का बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एक्सपोजर बहुत अच्छा है उस लैब में, और उसके थ्रू आप फर्दर आगे भी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था कि बचपन काफ़ी टाइम मैं पंजाब में रही, तो इंटरेस्ट था कि पंजाब में ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोफाइल अच्छा है, लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। एक अट्रैक्शन भी था उस चीज़ की तरफ कि नहीं, पंजाब जाते हैं वहाँ पर कर लेंगे बेटर, घर के क्लोज भी था कहीं ना कहीं वो चीज़ें, तो इसलिए मैंने वहाँ कंटिन्यू किया। और फोरेंसिक की इसलिए किया क्योंकि डिफरेंट फील्ड थी, हमेशा से था कि जो 100 लोग कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है, कुछ डिफरेंट करना है।
तो इस वजह से मैंने फिर वहीं कंटिन्यू किया। ये वो मनीषा है, यानी कि जो लोग 100 लोग कर ले वो हमें नहीं करना, कुछ अलग करना चाहती है ये। लेकिन आशाओं पे पानी फिर चुका है। पिता कब तक 3-3 लड़कियों का इतना मोटा पढ़ाई का खर्चा और सब कुछ देखना पड़ता है। रिटायरमेंट हो चुके हैं, घर पे बैठे हुए हैं। कुछ अलग करना चाहती थी, कुछ नाम कमाना चाहती थी, बड़ी तमन्ना थी, बड़ी आग भरी हुई थी इस बिटिया में, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। क्योंकि वो कहते हैं ना इनके पास सिफारिश है, ना इनके पास इतना पैसा है कि ये जॉब लग सके, तो फिर क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई करने का। मनीषा कह रही हैं कि किताबी कीड़ी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर जॉब नहीं है। इन जैसी लड़कियां बहुत पिस रही है और पिसती जा रही है। मनीषा, महंगाई भत्ता मिलता है आपको? नहीं मिलता। क्यों? रीज़न ये कहते हैं कि आपने हरियाणा से पढ़ाई नहीं की है, और पंजाब में मुझे इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि मुझे वहाँ 83% का कोटा मिल रहा है, क्योंकि मैंने 10th-12th अपनी MSc BSc वहीं से कर रखी है। अब अजीब ये लगता है कि मैं हरियाणा की हूँ, डोमिसाइल यहाँ का लगा रही हूँ, जो मर्ज़ी है। मेरे पापा आर्मी में थे, वो मेरा एक रीज़न था कि मैं अपने घर से बाहर थी, यहाँ नहीं रह पाई हूँ। बट आप भी तो वो चीज़ देखिए कि आप हरियाणा वाले मुझे कितना प्रॉफिट दे रहे हैं कि मैं यहाँ रहकर कोई चीज़ करूँ। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में मुझे बहुत चीज़ें हैं जो लग रही हैं बहुत लैक है। मैं फोरेंसिक में जॉब कर रही हूँ, जॉब नहीं है यहाँ पे, पोस्टें आप निकाल नहीं रहे हैं। रिक्वायरमेंट आप रखते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी यहाँ से पढ़ाई होनी चाहिए। हरियाणा में इतने लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा हरियाणा में बाहर से आकर जॉब नहीं करेगा, सिर्फ हरियाणा करेगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। क्योंकि आपके हरियाणा में आप देख लो कितनी बेरोज़गारी है। तो ये कहना मेरे लिए तो बहुत गलत है कि आपको नहीं मिलेगा भत्ता क्योंकि आप हरियाणा से पढ़ाई नहीं किया आपने। ये देख लीजिए, मनीषा मेरे साथ मौजूद हैं और गांव इनका बागनवाला है, भिवानी ज़िले में। भिवानी रहते हैं, 3 बहनें हैं, पिता है, माताजी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिताजी का भी हौसला जवाब देगा, माताजी का भी। कहते काफ़ी उमंग थी, बट बेटियां पढ़ रही थी, कुछ बड़ा करेंगी, नाम कमाएंगी, देश का नाम रोशन करेंगी। लेकिन बड़ी विडम्बना है हमारे भारत देश की, यानी कि बाहर इनके पिताजी सर्विस करते हैं और ये बेटी पढ़ लेती हैं कहीं बाहर, और रहती हैं हरियाणा की रहने वाली, डोमिसाइल हरियाणा की, इनका गांव हरियाणा में, इनका सब कुछ यहाँ हरियाणा में, और ये अब रहते भी हरियाणा में हैं। लेकिन महंगाई भत्ता ये कह के मना कर दिया जाता है कि अपने बाहर से पढ़ाई की है। बड़ा अफसोस है और बड़ा दुख भी होता है। आखिर ये कानून, ये गाइडलाइन आप बनाते किस लिए, क्या सोच के बनाते हैं, और बनाने वाले किस तरीके से बनाते हैं, ये सोच से परे है। हरियाणा की रहने वाली, गांव की रहने वाली लड़की बाहर पढ़ाई कर लेती है और या महंगाई भत्ता के मांग डिमांड करती है, तो कहते हैं कि आपने बाहर से पढ़ाई की है। वाह रे वाह प्रशासन, वाह रे वाह सरकारें, आप रूल बनाते हैं, आपको सलूट करते हैं ऐसे रूल बनाने वालों को, और ये डिजर्व करती हैं, सबको पता है, ये हकदार हैं आज के दिन। लेकिन बड़ी शर्म आती है हमें और बड़ी गिल्टी महसूस होती है कि हमारे हरियाणा पर जैसे भारत में ऐसा भी होता है। मनीषा, यस सर। तो कैसा लगता है, कौन से, मतलब क्या लग रहा है आपको अभी, आप कौन से 21वीं सदी में जा रहे हैं, क्या क्या लगता है? ऐसा लग रहा है हरियाणा कभी डेवलप ना हुआ था ना कभी हो पाएगा, क्योंकि मेंटालिटी नहीं आगे बढ़ रही है लोगों की। हमेशा एक अजीबोगरीब रिस्ट्रिक्शन लग जाती है वहाँ पे। हम सोचते हैं ना अभी ये कर लें यहाँ पे, वो कर लें यहाँ पे, हम नहीं कर सकते हैं। या तो सोसाइटी के हिसाब से रुक जाते हैं कि अब अगर मैं एक ऑनेस्ट बात बताऊँ आपको, मैं ना मॉडलिंग की तरफ कंटिन्यू कर रही हूँ अपने आप को। कहीं ना कहीं पार्ट टाइम मैं मोहाली रहती हूँ ना, वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, मतलब शूट्स होते मैं जाती हूँ वहाँ पे। अब इस बात से हरियाणा वालों को यही प्रॉब्लम है, यहाँ की फैमिलीज़ को, यहाँ की सोसाइटी को, कि लड़की मॉडलिंग क्यों कर रही है। क्योंकि हर किसी ने एक मेंटालिटी बना ली कि अगर कोई मॉडलिंग कर रहा है ना तो कहीं ना कहीं बच्चा अच्छा नहीं है या बिगड़ैल है या मतलब कैरेक्टर नहीं है उसमें। आपके यहाँ की मानुषी चिल्लर अगर मिस इंडिया बन जाए तो ठीक है, वो कैसे मर्जी शूट करे, ये आपको ही पता है, सबको पता है, सोशल मीडिया पर हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं कर रही हूँ तो उसको प्रॉब्लम क्यों माना जाता है। आपको ही पता है, आपने साइंस साइड से पढ़ाई की है या आपने कॉमर्स किया है, आपने बीटेक या कुछ मर्जी किया है, जॉब आप देंगे ना तो बच्चे डाइवर्ट नहीं होंगे। मेरा ये मानना है, आपको जॉब बनानी पड़ेगी, यहाँ पे पोस्टें निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो कि एक्सपीरियंस लेकर आओ, कहाँ से लेकर आएगा बच्चा। पढ़ाई कर सकता है बच्चा, लेकिन एक्सपीरियंस उसको घर बैठे नहीं देंगे। और यहाँ के लैब का तो नया रूल है कि अगर आपको पे नहीं मिल रही है तो हम आपको एक्सपीरियंस नहीं देंगे उस चीज़ का, सिर्फ ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की कहीं पर भी कोई मान्यता नहीं है, आपको वहाँ पर वो नेग्लिजिबल कर देते हैं जहाँ पर आपके पास PhD या कोई और एक्सपीरियंस वाला बंदा वहाँ पर आता है।
तो ऐसे केस में मेरे हिसाब से मैं मतलब बहुत टेंशन है, बहुत कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि पढ़ाई जहाँ मर्जी से की हो, आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, कहाँ से की उस बात से मतलब नहीं होना चाहिए था। आपकी लैब का काम करके दे रहे हैं आपको, बेसिकली हर एक सरकार की रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेबर मिले उनको, आपको पे करना है, लेबर आपको काम करके देगा, आपको नहीं काम करके दे आप निकाल दो। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं नहीं काम करूँगी तो मुझे कोई नहीं रखेगा अपने पास। लेकिन अगर मैं अपनी कैपेबिलिटी दिखा रही हूँ, आपको काम करके दे रही हूँ, रिक्वायरमेंट कर रही हूँ सिर्फ इतनी कि आप मुझे उसके एलिजिबल बनाओ, आप वो भी नहीं कर रहे हैं मेरे लिए क्यों? बहुत से बच्चों होंगे यहाँ पे पंजाब में, हरियाणा में या ऑल इंडिया में जो इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो कानून व्यवस्था कैसे है? फॉरेंसिक लैब में जो जटिल केस होता है तो आपके पास भेजते हैं उसको फॉरेंसिक लैब में, और आप वो कहते हैं और क्या बिन पगार नौकरी, तो आप बिन पगार नौकरी कर रही है, यानी कि सैलरी तो मिल ही नहीं रही आपको, और 2 साल से, और वो भी पिताजी जैसे तैसे करके आपका वहाँ पे पीजी वगैरह का जो भी खर्चा है, तो वहाँ के लोगों को थोड़ी गिल्टी नहीं होती यार, बिन पगार नौकरी, एक लड़की एक होके, और आपको कुछ करना चाहिए इसके लिए, 14,000 रुपये देते हैं, वो भी आपकी सैलरी अभी आप बता रहे थे कि वो भी नहीं मिली आपको अब तक। स्टार्टिंग में 9 महीने की मिली, उसके बाद 5-6 महीने की अभी तक अटकी हुई है। फिर ये कहा गया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देंगे, रिन्यू करवा देंगे आपको, वो भी ऐसा कोई नहीं हुआ उनका, इस उम्मीद में कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि जब लॉ पास हुआ, नया गैजेट पास हुआ था आपका जॉब के लिए कि पीपीएससी के थ्रू जॉब निकलेंगी लैब की, तो वहाँ बोला गया था कि एसए या एसओ के लिए जो साइंटिफिक ऑफिसर्स या साइंटिफिक असिस्टेंट होते हैं उसकी पोस्ट के लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब का। अब मैं अगर ये सोचूँ ना कि मेरा खर्चा बच जाए, मैं मोहाली ना रहकर हरियाणा के कर लूँ, ये लोग मुझे नहीं देने वाले थे। इन्होंने कहा था विदाउट पे हम आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। मोहाली लैब का मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए, जस्ट बिकॉज उन्होंने बोला कि वो मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे क्योंकि मैं वहाँ काम कर रही हूँ। एंड आफ्टर मास्टर्स ये रूल है, ऐसा ये चीज़ मानी गई है कि अगर आपने मास्टर्स कर ली है, आफ्टर स्टडी आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, नहीं वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। जस्ट उस मेंटालिटी के साथ मैंने वहाँ कंटिन्यू किया और मैंने अपने 2 साल ख़त्म करने पर आ रही हूँ मैं वहाँ पर। तो अब इनको यहाँ पर जो गैजेट है उसमें ये चीज़ आई है, क्योंकि आपने BSc बायोटेक किया है जिसमें बॉटनी जूलॉजी नहीं था, तो आप एलिजिबल नहीं है DNA के लिए। आप 2 साल से मुझसे काम करवा रहे हैं DNA डिवीजन में, और अब आप कहते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए जस्ट बिकॉज बॉटनी जूलॉजी नहीं पढ़ा। पूछने वाला ये हो कि आपके पास फोरेंसिक लैब में बॉटनी जूलॉजी के कितने सैंपल आते हैं, आप कौन सा काम कर रहे हैं ऐसा बॉटनी जूलॉजी पे जिस पे आपको रिक्वायरमेंट है बॉटनी जूलॉजी की। हालांकि बायोटेक में मैंने वो चीज़ें पढ़ी थी, एज सब्जेक्ट नहीं था मेरे पास, पर मैंने वो हर चीज़ पढ़ी है जो एक पर्टिकुलर बच्चा बॉटनी जूलॉजी में पढ़कर आ रहा है। और बेसिक रिक्वायरमेंट DNA की थी, DNA इतना ज़्यादा था, हर एक सब्जेक्ट में DNA था हमारे पास बायोटेक में। अब आप हम लोग को हरियाणा का भी सेम रूल है कि वो भी ये कहते हैं BSc में बॉटनी जूलॉजी पढ़कर आओ तो एलिजिबल होंगे आप, मास्टर्स में चाहे फोरेंसिक किया हो। हालांकि अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर या साइंटिफिक असिस्टेंट हो तो मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि आपको मास्टर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। लैब फोरेंसिक की है तो फोरेंसिक वाले बच्चों को तो एलिजिबल करो वहाँ पे, क्योंकि फोरेंसिक वाला और कहीं एलिजिबल नहीं है। आप किसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में नहीं कर सकते हैं आप, इवन कि आप टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते हो। बस नेट JRF एक हाथ पल्ले जो अगर आपने कर लिया तो आपकी ठीक है करियर, आपकी PhD तो हो ही जाएगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब समझ नहीं आता कि इन लोगों ने किस हिसाब से रूल बनाए हैं। मतलब बायोटेक क्या इतना वो हो गया कि आप उसको एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। बीटेक बायोटेक इन्होंने एलिजिबल किया है जो कोई मतलब बायो का सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं है। लेकिन आपके केस सोल्व किए हुए तो मेरे ख्याल से भारत के हर कोर्ट में घूम रही होंगी, आपने बड़ी बारीकी से केस सोल्व कर लेते हो आप, और बड़े बड़े केस आपके पास आते हैं। हमारे मतलब बेसिक क्या होता है काम, जैसे हमारे पास कोई भी क्राइम हुआ उसके वहाँ के एविडेंशियल सैंपल हमारे पास आते हैं लैब में, जिसके ऊपर काम करते हैं भी इस पर्टिकुलर सैंपल में DNA है नहीं है, मैचिंग है कि नहीं है, इसमें पर्टिकुलर बंदा जो था वो इंक्लूड था कि नहीं था, भी उसने ये क्राइम किया नहीं किया, ये हमारा काम है। कोई बच्चा चला किसी की मतलब लोग मार देते हैं बच्चों को, बेटी पैदा हो के मार दिया किसी ने, अपनी जो गलतियां है उसको छुपाने के लिए लोग ऐसे बच्चों को अबॉर्ट करवा देते हैं, फेंक देते हैं। हर टाइप के केस हैं, सेक्सुअल असॉल्ट केसेस भी हमारे पास, मर्डर केसेस है, एक्सीडेंशियल केसेस हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये सोचते हैं यार सोसाइटी में कितना बुरा हो, हम एक केस पढ़ते हैं टेंशन हो जाती है यार बेचारी के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया। हम उस सोच को लेकर चलते हैं कि नहीं यार इस केस को हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बेचारी किसी की लाइफ ख़राब हो गई है यहाँ पे ऑलरेडी। लेकिन जब जो काम करने वाला ये सोच सकता है तो जिनके लिए काम कर रहे हैं वो ये क्यों नहीं सोचते जो इस पे काम कर रहे हैं उनकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट है। हरासमेंट तो वहाँ पे भी उतनी ही हो रही है, आप दिन भर काम करते हो, इतने स्मेली इतने स्टिंकी सैंपल्स होते हैं, बट स्टिल हम सोचते कोई बात नहीं यार इट्स ओके, किसी की ज़िंदगी का सवाल है काम कर लेते हैं। हालांकि जो हमारे सीनियर्स होंगे उनको इतनी टेंशन नहीं होगी इस चीज़ की, कोई बात नहीं इस केस की रिपोर्ट ऐसे देंगे वैसे दे देंगे, वो अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको जॉब मिली हुई है। उनकी सैलरी अगर एक दिन अटकती है ना तो इतना वो हो जाता है, हल्ला मच जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में आप देखो कि रोड पे आ जाते हैं प्रोफेसर्स अपनी सैलरी को लेकर कि नहीं आ
रही है नहीं आ रही है, या स्ट्राइक कर देते हैं। बैंक्स में यही इश्यूज़ होते हैं, लैब में भी यही सेम सिचुएशन है। बस क्योंकि हम कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। हम बोल देंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा। सिर्फ इस डर की वजह से अगर आप हमसे बिना पे के काम करवाएंगे ना, तो एक टाइम के बाद बच्चे आना छोड़ देंगे आपकी लैब में। और आपको स्टाफ की ज़रूरत है। हर एक बंदे को पता है कि लैब में रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, जस्ट बिकॉज आपके पास रोज़ एक कोर्ट केस आता है, रोज़ एक ये आता है कोर्ट ऑर्डर आ गया है, आपको आज इस केस की रिपोर्ट देनी है। काम नहीं होता है तो हमको मिल जाते हैं सुनाने के लिए। छुट्टी नहीं मिलेगी आपको जस्ट बिकॉज काम खत्म नहीं हुआ है। आपको यहाँ नहीं जाने दिया जाएगा जस्ट बिकॉज आपका काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों आप लोगों ने इतनी मतलब ठान रखा है कि हमने ही सारा काम करके देना है आपको? आप हमारे लिए कितना कर रहे हैं? आप हमारी कितनी सुन रहे हैं? आपको पता है 2 साल से काम कर रही हूँ। इवन कि मेरे ऑफिशियल्स को वहाँ पे जो मेन ऑफिसर्स हैं उनको पता है कि मेरी सिचुएशन कैसी है। वो मुझे ही कह देते हैं रिट डाल दो, ये कर दो, हम आपकी हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे हेल्प यार? कंटेंट चीज़ें क्या होती है मुझे नहीं पता, कोर्ट के साथ कैसे डील करना होता है मुझे नहीं पता, कि मुझे क्या बोलना है या मुझे क्या मेल डालनी है, वो चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन अगर मेरे सिंगल हैंडेड होकर आप सोच रहे हैं मैं ये चीज़ पे एक्शन लूँगी, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए हर बंदे को। मैं अपने लेवल पे सिर्फ इतना कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। आप मुझे बोलेंगे ना 4 लोगों के सामने जाके ये बात बोलनी है, मैं बोल दूंगी कि मेरा मुद्दा ये है, प्रॉब्लम ये आ रही है। लेकिन जब तक आप मुझे लोगों से इंटरेक्ट करवाएंगे ही नहीं, मुझे आगे लेकर ही नहीं, तो मैं कैसे करूँगी वो चीज़ें? तो हरियाणा में भी फिर कानून व्यवस्था चौपट है इसके हिसाब से? सेम है। लैब्स नहीं है इनके पास, कोर्ट की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, केसेस रोज़ आते हैं, रोज़ पेंडेंसी चल रही है इनके पास। किट्स नहीं है इनके पास काम करने के लिए लैब में। एक्सपीरियंस छोड़ो, जॉब वाले इनके पास ट्रेनिंग रखने के लिए भी नहीं है कि वो ट्रेनिंग पे ही बच्चे रख ले, क्योंकि काम किस पे करेंगे जब सामान ही नहीं है लैब में। नहीं, सामान ऊपर से आता नहीं है, सरकार नहीं दे रही है, या फिर देती है तो ये अधिकारी नहीं लेके आते। वो पता नहीं क्या सिचुएशन है, वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्योंकि वो पर्टिकुलर लैब का एक बोलते हैं ना कि एक अंदर की बात है जो मुझे नहीं पता होगी कि इनकी क्या डीलिंग चल रही है अपनी सरकार के साथ या ऑफिशियल्स की। बट मेरे को इतना पता है कि हरियाणा में ये सिचुएशन है। तो अभी हरियाणा में जैसे रोहतक में फॉरेंसिक लैब है कि एक, या कहाँ मधुबन में है, लेकिन रोहतक वाली केस जो सुहाना लैब वगैरह है, ये सारे मैक्सिमम केसेस तो यहीं आ रहे हैं, जो मधुबन लैब है हमारी फोरेंसिक लैब। लेकिन ये क्या ये फॉरेंसिक लैब ये बंद पड़ी या काम नहीं हो रहा है? नहीं, चल रही है लैब, लोगों की सैलरी भी आ रही है वहाँ पे, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें से भी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं पिछले 10-10 साल से। वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, ऐसा नहीं है कि जितना स्टाफ रखा है सब परमानेंट है वहाँ पे। बट द प्रॉब्लम क्या है ना कि आपके पास जब आपको पता है कि क्राइम इतना ज़्यादा है, ऐसा तो है नहीं कि क्राइम में बिल्कुल ज़ीरो है, क्राइम ऐसा नहीं है। हर तीसरे दिन किसी की मौत होती है। सेक्सुअल तो अभी बढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। तो उस हिसाब से सरकार को ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि बाकी चीज़ें आप स्कूल कॉलेजेस इतने बनवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन इतनी करवा रहे हो, पुल बना रहे हो, आप 2-4 लैब क्यों नहीं खड़ी करते हो, ताकि काम डिवाइड हो। जितना काम डिवाइड होगा उसी हिसाब से प्रोफेशन निकलेगा, पोस्टें निकलेंगे, बच्चे वहाँ पे जॉब कर पाएंगे, अपराधी जल्दी पकड़ा जाएगा। ऑब्वियसली अभी मधुबन से अगर रिपोर्ट आती है तो 1 महीना लग जाता है, 1.5 महीने लग जाते हैं। रखा रह जाता है ना, वो पुराना हो जाता है, फिर उसमें डेटा आना बंद हो जाता है। आप ये सोचते ना कि इस सैंपल में DNA निकाल ही देंगे, ऐसा नहीं है। अगर 10 साल पुराना केस पड़ा रहेगा ना, उसमें डेटा नहीं आएगा, उसका कोई प्रोफाइल, फिर क्या होगा ना, ऐसे केस वो रद्दी में चले जाते हैं। वो इंसान जो कोर्ट फाइल करवाता है, अपने केस को लेकर लड़ने के लिए आता है, वो मर भी चुका होता है उस टाइम तक, अगर उसका डेटा नहीं आएगा या जो भी है, वो बेचारा ये चक्कर काटता है, कोई बात नहीं, फिर कहते हैं किसी और फैक्ट्स पे हम ध्यान देंगे कि इसके अलावा क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी एज एन एविडेंस। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे लग रही है कि आप बोल रहे हो कि पढ़ाई की है, वहाँ से पढ़ाई जहाँ मर्जी से की है यार, लेकिन रिक्वायरमेंट तो हरियाणा को भी तो उतनी है क्राइम केसेस को सॉल्व करने की। मैंने पढ़ाई की है, मैं काम करने के लिए कह रही हूँ ना, मैं आपको हरियाणा में काम करके दूंगी। आप लैब तो खोलो, आप पोस्टर तो निकालो, आपने रिक्वायरमेंट तो पूरी अपनी तो बता दी कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए करवाना है, लेकिन आप अगले की तो सुन ही नहीं रहे हो कि बच्चे खुद कह रहे हैं हमें जॉब चाहिए, आप निकालो पोस्ट, हम काम करके देंगे। तो कानून को अगर सही प्रॉपरली ढंग से हम कहें, पूरा देश देख रहा है अभी आपको, तो क्या लगता है कानून को वास्तव में अगर सरकार चाहती है कि सॉलिड किया जाए और तुरंत एक्शन के साथ कार्रवाई हो और मुजरिम में तुरंत एक्शन के साथ पकड़े जाएं, तो कहीं ना कहीं इस फोकस पे ध्यान देना पड़ेगा लैब के ऊपर, क्योंकि लैब ना के बराबर है हरियाणा। हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। ऐसे यूजुअली ये ज़रूरी नहीं भी कि हर केस मतलब लैब में आए, ऐसे बहुत से जहाँ पे क्लियर कट दिख रहा होता है कि हाँ उसने मर्डर किया है, सेक्सुअल असॉल्ट में क्लियर कट दिख रहा होता है कि उसने उस बंदी का रेप किया है, वहाँ पे हुआ है, फिर भी उसको 2 साल तक 3 साल तक बैठा के रखते हैं, उसका वेट करते हैं कि नहीं अभी देखेंगे, इसकी एज छोटी थी। जिस बंदे को पता है ना कि रेप कैसे किया जाता है, जो क्राइम कर रहा है, उसको इतनी मेचोरिटी है, वरना वो ऐसे मतलब केस करता ही नहीं वहाँ पे। उसको एट ए टाइम सज़ा देनी चाहिए। ये जो नया रूल अप्लाई कर रखा है ना कि जुवेनाइल है, ये 18 साल छोटा है, जब उसको क्राइम करने का पता है तो सरकार को सज़ा देना क्यों नहीं आता उस केस में? तो आपकी विचार से हरियाणा में कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ किया जाए, यानी कि किस तरीके से होना चाहिए लैब का? जैसे
मेरे हिसाब से ना जो सरकार ने हरियाणा में, जो हरियाणा या पंजाब या जिस भी लेवल पे रूल्स बनाए गए हैं, एक बार उनको ना दोबारा से रीड किया जाए, उनको देखा जाए कि आपके यहाँ पे इतने बच्चे रोज़ पढ़कर पास आउट होते हैं, इतनी डिटेल्स हर किसी के पास होती है, स्कूल कॉलेज का सबको पता है कितने बच्चे पास आउट होते हैं, कितने स्कूल कॉलेजेस हैं, टॉपर कौन है या लास्ट बेंचर कौन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है जो लास्ट बेंचर होगा उसको वो इंटेलिजेंट ज़रूर होगा, वो कोई ना कोई टैलेंट उसमें भी होगा। तो मेरा ये मानना है कि हर बच्चे को उसके टैलेंट के हिसाब से जॉब मिलनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई लिखाई में ही अच्छा हो, कोई किसी और चीज़ में भी अच्छा होता है। बात तो प्रोफेशन की हो रही है, इट्स नॉट अबाउट फोरेंसिक ओनली। आपको हर चीज़, हर फील्ड में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, हर एक फील्ड में। यहाँ पे जो है ना, ये मॉडलिंग को लेकर अलग इश्यूज़ रखे हैं लोगों ने, या टीचिंग लाइन को लेकर किसी का अलग इशू है, या किसी को आर्मी में भेजने से ही बहुत प्रॉब्लम है फैमिलीज़ को कि नहीं सिंगल बेटा आर्मी में नहीं भेजें, कुछ हो गया तो। ये मेंटालिटी निकालनी बहुत ज़रूरी है। सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपके यहाँ की, क्योंकि अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे पैसा नहीं होता सर के पास, कभी कुछ कह लो, पैसा नहीं है सरकार के पास। यहीं के बच्चे फॉरेन जाते हैं, वहाँ की करेंसी घूमती है, उनका पैसा बन रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, निल होता जा रहा है। यहाँ का सेम इशू है। यहाँ की सरकार क्या होती है, जितना पैसा होता है, जितना अमाउंट आता है, अपने बैंक अकाउंट कहाँ खोल रखे हैं, फॉरेन कंट्री में, पैसा वहाँ जमा कराते हैं। पैसा उनके फ़ायदा होता है, क्योंकि बैंक का बेसिक काम क्या है, पैसा उठाया, यूज़ किया, वापस डाल दिया। इंडिया के पास पैसा हो भी नहीं सकता अगर यहाँ की सरकार इस तरीके से चलेगी तो। यहाँ का पैसा इंडिया में लगा हुआ, फॉरेन में नहीं। और यहाँ के बच्चे यहाँ तभी रहेंगे जब आप उनके लिए कुछ ना कुछ करोगे, अदरवाइज़ कोई नहीं। अब तो हरियाणा भी शुरू हो गया पंजाब के जैसे फ़ॉरेन जाना, हर तीसरे घर में एक बच्चा जा रहा है फ़ॉरेन जाना है, जस्ट बिकॉज यही है। नहीं, मजबूरी हो, क्या करे, परख ही नहीं है यहाँ पे, जॉब नहीं है यहाँ पे। अब आप कहाँ टॉप यूनिवर्सिटी टॉप किया आपने? हाँ जी। और बाकी कुछ ये भी दिखा दीजिए आपको। अब आप भी फॉरेन में जा रही है, ये क्या आपका कैमरा दिखाइए थोड़ा सा। ये हॉस्टल्स के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह या साइंस क्लब के होते थे। इसके अलावा स्पोर्ट्स है, स्कूल लेवल पे बहुत खेला है मैंने। दिखा दीजिए कैमरे में। ये यूनिवर्सिटी के हैं हमारे बीएससी लेवल पे, जो मतलब हर एक मेरिट में सर्टिफिकेट मिलता था हमको कि हाँ जी, ये मेरिट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। ये सारे परसेंटेज के हैं कि आपने क्लब बहुत अच्छा टॉप किया, ये वो क्विज़ कंपटीशन वगैरह होता था, उसके सर्टिफिकेट्स हैं इसमें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हैं। इवन ये अभी के नहीं है, मैं आई थिंक 3rd-4th क्लास से ही इस चीज़ में इन्वॉल्व थी कि करना ही करना है। ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। रेस के हैं और स्पोर्ट्स, हालांकि हरियाणा बोलता है ना कि स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, स्पोर्ट्स ये वो, यहाँ पे मुझे स्पोर्ट्स का भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ आने के बाद। ये डांस का है, ये शॉर्ट पुट है, ग्रुप सिंगिंग है, एंड ये भी रेस वगैरह के हैं। इसके अलावा ये जो फाइल रखी है, इसमें शायद मेरे पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो मैंने ना लिया हो, बट उसके बाद भी इज्जत नहीं है। बता दीजिए क्या क्या आपके पास थोड़ा सा। तो ये देख लीजिए, हमारे साथ मनीषा बनी हुई थी तस्वीरों में, प्रिंस साहब दिखा भी रहे हैं, और ये बड़ी होनहार है जी। नहीं, आप शुरू से बताइए आपके क्या क्या सर्टिफिकेट जो अभी थोड़ा सा अभी सभी देख भी रहे हैं, पता चले कि ये देख लीजिए हरियाणा की जो बेटी है, कुछ करना चाहती है, अलग हटके करना चाहती थी, लेकिन आज मुशर्रफी की ज़िंदगी जी रही है, बेरा पगार नौकरी कर रही हैं। और यहाँ भत्ते की बात की जाए तो क्या कि बाहर से पढ़ाई की है। अरे बाहर से कहाँ से पढ़ाई की है, इंडिया में की है। पिताजी सर्विस से जो सेना में थे, तो सेना में बच्चे साथ रहेंगे तो पढ़ाई जहाँ पिताजी होंगे वहाँ करनी पड़ेगी। अब यहाँ कहते हैं कि आप हमारे पास आपके लिए बता देने के लिए भी ये कुछ नहीं है। और 14,000 में फॉरेंसिक लैब में नौकरी करती हैं, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। अब यहाँ पे कहते हैं कि हमारा कानून ये कर रहा है, कानून बहुत सॉलिड है, कानून पुलिस की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर वास्तव में तेज़ धार अगर कानून में लेके आनी है, तो मनीषा ने साफ बताया है, फॉरेंसिक लैब पे भी ध्यान देना होगा। क्योंकि 10 लाख के केस पेंडिंग पड़े, 10-10 साल के पेंडिंग पड़े रहते हैं केस, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बच्चे रखते हैं, वो आते नहीं आते, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलती है। और लैब लगभग हैं, वो लगभग बंद के कागार पे हैं। एक मधुबन में लैब है, ले देखिए, वहाँ पे लोग भेज देते हैं, वहाँ भी 2-2, 3-3 महीने में रिपोर्ट आती है। तो सरकार को इस पर फोकस करना होगा अगर वास्तव में एक धार लेके आनी है एक कानून में। मनीषा, आपकी लंबी चौड़ी फाइल है आपके पास ये? हाँ जी। तो ये दुख तो होगा इस जगह, क्या बहुत होता है। मैं जब भी घर आती हूँ हर बार ये फाइल देख के चली जाती हूँ कि क्या फ़ायदा इतने सर्टिफिकेट का। हालांकि इसमें हर एक सिंगल सर्टिफिकेट की सैलरी पेमेंट बहुत ज़्यादा है, 30,000 40,000 पड़ता है एक सर्टिफिकेट लेने में। लेकिन सरकार के पास 10,000 भी देने को नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको जॉब देकर। ये प्रॉब्लम लगती है मुझे कि क्या फ़ायदा इतना पैसा लगाने का। आपने बीएससी एमएससी किया, इवन के कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, हम सोचते हैं ना कॉन्फ्रेंस में हमारा फर्स्ट प्राइज़ है तो हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कॉन्फ्रेंस किया था, ये झांसी गई थी मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ पे पोस्टर पर मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद इसकी इज्जत कब तक हुई, जब लैब में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब थी। अब इसके बाद ये कहीं नहीं पूछी जाती है।
एक रेज्यूमे बना लिया है, उसमें लिख दिया है कि हाँ मैंने ये डिग्री की है, मैंने ये सर्टिफिकेट्स लिए हैं। उसके बाद जॉब वाला क्या देखता है, सर्टिफिकेट देखा, 4 बच्चे और आए, या रिजर्व कैटेगरी का इशू बहुत ज़्यादा है, जनरल एंड नॉन जनरल का सिचुएशन बहुत चल रही है। तो ये मनीषा देख लीजिए मेरे साथ बनी हो तस्वीरों में, वो कहते हैं देसी हरियाणवी भाषा में एक भरोटी बांध के सर्टिफिकेट और डिग्री इस बेटी के पास है और फॉरेंसिक लैब में बहुत ज़बरदस्त काम करती है पंजाब में ये, क्यों हरियाणा में तो थक हार के कुछ नहीं, उनको कुछ मिला नहीं, थोड़ा बहुत कहीं दिखाई दिया, धक्के मार के इनको यहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि यहाँ हीरे की परख नहीं है। मैं फिर कहता हूँ अब ये भी कहीं ना कहीं थक हार चुके हैं, माँ पिता भी दुखी हो चुके हैं, अब ये भी कहीं ना कहीं विदेश का रास्ता पकड़ने वाले हैं बहुत जल्द ही, क्योंकि भारत का तो एक भगवान ही रुखवाला है। अगर इस तरीके से बच्चों के साथ हो रहा था, ये फाइल देख के रो के चली जाती हैं घर पे, हर बार आती हैं। और ख़ास बात ये है कि फॉरेंसिक लैब में जो केस घूमते हैं चारों तरफ कोर्टों में, ये बेटी जैसे बहुत ऐसे लड़कियां होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम तो वो करती है, रात दिन जाग जाग के पता नहीं क्या क्या एविडेंस इकट्ठे कर करके उसमें वो फॉरेंसिक लैब में ये रिपोर्ट तैयार करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही छोड़ने के कागार पे है। मनीषा, तो एक वो आपने वो भी ये जीता था नहीं कि क्या था आपका, हाँ ग्लैमर मिस इंडिया। हाँ जी। अच्छा, ये कौन से सन का आपका? ये 2020 में हुआ था। अच्छा, हाँ जी। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये जयपुर में हुआ था, होटल क्लार्क्स आमेर में। ये हाँ जी। ये दिखा देते हैं, थोड़ा तस्वीर में देख लीजिए। ये आपका पहला था ये मिस इंडिया? हाँ जी, ग्लैमर मिस इंडिया एक फ़र्स्ट कंपटीशन था जो मैंने फ़ाइट किया था, नेशनल लेवल पे था। ये एक जो ग्लैमरस इंडस्ट्री के लिए हम करते हैं यूजुअली, और ये क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से, बचपन से था कि मुझे एक बड़े स्टेज पे जाना है। हमेशा मैंने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया था इस चीज़ के लिए, एंड दैट उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं करना है, जो भी इशूज़ रहे हों उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, और यही रीज़न था कि मैं इसके लिए गई। कहीं ना कहीं मुझे था कि मे भी इस फील्ड में भी ट्राई करके देखते हैं। वो हमेशा से मेरी मेंटालिटी रही है कि कुछ भी नया दिखता है तो ट्राई करना है एक बार, क्या फ़र्क पड़ेगा, या तो हार जाएंगे या जीत जाएंगे, एक बार ट्राई करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और वही रीज़न था कि मैं इसके लिए गई थी, एंड यहाँ पे मैं मिस इंडिया सेकंड रनर अप बनी थी, एंड ग्लैमर मिस बेस्ट टैलेंट भी बनी थी। तो कैसा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। घर पे काम करने के साथ साथ आप रैंप को कैसे फेस करती हैं, इतनी पब्लिक, इतने क्राउड को फेस करना क्या होता है, वो शायद मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत अच्छे मतलब खानदानी लोग वहाँ पे। हाइट वगैरह जैसे फेस वगैरह कुछ काम नहीं आता क्या? क्या क्या नहीं, सब कुछ नोटिस होता है वहाँ पे, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप लोगों को कैसे फेस करते हैं, आप लोगों को ग्रीट कैसे करते हैं, लोगों की रवैया कैसा आपका लोगों को लेकर, जो ये होता है ना डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग, हम बाइजनेस दिखाते हैं लोगों के बीच में कि ये रिच है, गरीब है, ऐसा है, वैसा है। वो हर चीज़ नोटिस करते हैं कि आप ऑल राउंड घूम कर आओ तो आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी लेवल कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और जिसमें ह्यूमैनिटीज़ होंगी, जो इंसान हर चीज़ को, मतलब होता है ना कि हम बोलते हैं कि बीज लगाने से लेकर पेड़ बनने तक की हर चीज़ आपको पता होगी, तो वो इंसान इन चीज़ों को लेकर बहुत सी चीज़ें सीख सकता है, और वो मैंने वहाँ पे सीखा। हालांकि मैं एकदम, जब स्कूल कॉलेज में थी, मैं बहुत धाकड़ लड़कों जैसे रहती थी, घूमना फिरना। शायद ग्लैमर था जिसकी वजह से मेरे अंदर थोड़ी लड़कियों वाली हरकतें आई, थोड़ा नेचर वैसा बना मेरा कि नॉर्मल बोलना है, कितना बोलना है, उठना बैठना कैसे, बात कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का ये एक बहुत डिफरेंट वो चीज़ था, वो बहुत डिफरेंट मोड था जो मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, और ये हमेशा मेरी लाइफ टाइम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कहीं ना कहीं। छोटे कपड़े पहने, ये आप पे डिपेंड करता है। हालांकि मैंने जितने कपड़े पहने मैं बहुत कंफर्टेबल थी उसमें, एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो कपड़े में किसी का कैरेक्टर नहीं जज होता है, देखने वाले की नज़रों में, और जो पहन रहा है उसका बिहेवियर कैसा अपने अपने प्रति। अगर इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है तो वो किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, वो वैसा ही खुश रहेगा। तो मैं कपड़ों को बैरियर नहीं मानती चीज़ों को लेकर। नो डाउट आपको, अब कई लोग होते हैं ना कि मतलब हर जगह छोटे कपड़े पहनना है, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें कैरी की जाती हैं। आप किसी के घर पे शौक बनाने गए हैं, आप वहाँ पे फैंसी ड्रेस नहीं पहन के जा सकते हैं। आप कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे नॉर्मल धोती पहन कर नहीं जा सकते हैं। तो वो एक सिचुएशन होती है कि किसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालते हैं। बट ये है कि मैंने उसको अपना वो नहीं माना है कि हाँ वहाँ पे जो पहना था मैं घर पे वही चीज़ें पहनूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी सोसाइटी मुझे क्या अलाउ करती है, मेरा इन्वायरमेंट क्या कहता है मुझे। अब मैं घर आती हूँ तो नॉर्मल लॉन्ग टी शर्ट पहनना है या नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, बाहर आओ जैसा इन्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल ना लोगों की मेंटालिटी बन गई है, आपकी बाहर का अपीयरेंस देखकर लोग आपको जज करते हैं कि आप कैसे हैं। कोई आपको ये नहीं देखता कि आप इंटरनली कैसे हैं, आप अच्छे हैं नहीं हैं, आप लोगों को अच्छे तमीज़ से बात करते हैं नहीं करते हैं, लोग वो नहीं देखेंगे। बाहर से देखकर लोग आपको कहेंगे हाँ कि आप ऐसे दिखने में अच्छे हो, लोग आपको अप्रोच करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, लोग आपका उठना बैठना पसंद करेंगे। आप नॉर्मल हो गए, किसी गरीब फैमिली से हो गए, आपका रहने का
सलीका सही नहीं होगा, दिल से जितने मर्जी अच्छे इंसान हो, आपको कोई खास लोग बुलाकर राज़ी नहीं होंगे वहाँ पे। और ये तो हर सोसाइटी में है। वो कहने की बात है, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी कह देते हैं कि हमारे लिए सब बराबर हैं, लेकिन उनके लिए सब बराबर नहीं है। जो पैसा लगाएगा ना उनके वोटों में काम करने के लिए, वो उसके ही हैं सिर्फ, वो किसी गरीब के नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर हो गया, और जनरल कास्ट का किसी को मतलब नहीं। जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो उसी स्टेज पर हैं, उतना ही सफ़र करें जितना पहले करती आ रही थी। और अब क्योंकि वो करें, अब उनके बच्चे करेंगे पूरी उम्र वो चीज़, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो मैं मानती हूँ। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के वो फोकस करने के बजाय लोग क्या सोचेंगे ये छोड़कर ये सोचना ज़रूरी है कि आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आप अपना करियर कैसे बना सकते हो, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में। ये देख लीजिए, दुख भी है मनीषा को, क्योंकि आज ये बड़ी फाइल हैं, 20 किलो पूरे कागज़ डॉक्यूमेंट्स, कोई काम नहीं आए, ये रद्दी के समान है इनको। जब ये दुखी होकर बोलेंगे पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आज इसके साथ हो चुका है, इन्होंने कहा है, और टॉपर रही यूनिवर्सिटी की, तो इनके दिल की आत्मा कहीं दुख आहत है ये। और जब भी बोल रही कि पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती, इन्होंने जो सफ़र किया है पढ़ाई को लेके, अपनी इतनी दिन दिए है पढ़ाई को लेके, किस काम आए वो? अगर ये कुछ अलग हटके शुरुआत से करती तो आज कहीं ना कहीं मुकाम हासिल कर सकती थी ये लड़की। लेकिन अफसोस कि इनको भरोसा था, इनके पिताजी को, माताजी को, कि पढ़ाई करेंगे तो कुछ न कुछ मुकाम हासिल ज़रूर करेंगे, लेकिन वो रद्दी की टोकरी के सामान टोकरी में डालने के लिए कागज़ काम आएंगे, बाकी इस बेटी को कुछ काम नहीं आया। तो अभी आपने मिस इंडिया के बाद कुछ और भी किया कुछ? अच्छा, उससे पहले मिस इंडिया में कुछ अब सिंगिंग विंगिंग भी करवाती है? नहीं, वो मतलब कंपटीशन होता है, आपको बेस्ट टैलेंट वगैरह देखा जाता है उसमें। जैसे कई लोग एक्टिंग अच्छी करते हैं, कई लोग मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर लेते हैं, डांस करते सिंग होते हैं, वो हर एक बेसिस। आपका क्या था? डांस कंपटीशन में था मेरा, मैंने डांस किया था वहाँ पे। तो मिमिक्री या गाना सिंगिंग? मैं सिंगिंग भी करती हूँ। तो करती हूँ। क्या अब एज सच मिमिक्री तो मैं नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ ये है कि आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। मैंने बहुत से मतलब डांस वगैरह वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस डाल रखी है, इवन की डायलॉग डिलीवरी कैसे होती है, मतलब आप कैसे एक्ट करेंगे किसी सिचुएशन में पर्टिकुलर डायलॉग पे, कि वेदर इट्स अ गुड मोमेंट और वेदर इट्स हैप्पी और सैडनेस, वो चीज़ें मैंने वहाँ डाली हैं। एंड दैट टू मेरे सॉन्ग्स भी रिलीज़ हो चुके हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे। सॉन्ग में करती है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ये देख लीजिए, आज भी जज्बा है बेटी में, यानी कि हंसते हंसते रास्ते यूं ही कटते रहेंगे, दुनिया चाहे कुछ भी गए, तो बेटी में हौसला है। तो और क्या कहेंगे चलते चलते? अच्छा, मिमिक्री लिए क्या, मिमिक्री कैसे किया? हालांकि मिमिक्री मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है, क्योंकि वो यूजुअली बहुत अच्छी कॉपी कर लेते हैं। कौन पेरेंट्स कौन? मेरे मम्मा बहुत अच्छी करते हैं। तो मम्मा से करो के देखो। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, आप भी करके दिखा दीजिए, कौन सी मम्मी करेंगी? ऐसा कुछ याद नहीं आएगा, बट हाँ यूजुअली काफ़ी लोगों के जो डांस स्टेप्स होते हैं, या किसी ने पर्टिकुलर किसी को बोला होता है, जैसे सीरियल्स में नहीं आते थे, तो मम्मी वो उस चीज़ को बहुत जल्दी कॉपी करती थी। फिर पूरा दिन हमको उसी लैंग्वेज में बात करेंगी मम्मी, जैसा टीवी वाले बोलती थी। जैसे किसी काम के लिए बोला, गाँव की जो महिला होती है ना, वो कॉपी बहुत अच्छी अच्छी कर लेती है। हाँ मेरी मम्मा बहुत अच्छे कर लेती है हर व्यक्ति की, और मैं जाने के बाद मेरी भी कॉपी जरूर करेंगी। वादा है, मेरे को पता है, मम्मी देख रही है कि कॉपी बहुत जल्दी कर लेती है। नहीं, उनका ये है कि कहीं ना कि घर की फैमिली का हमारा इन्वेंट के, हम 5 लोगों की फैमिली ना, हमको ये होता है कि जितना हंस के निकालो ना उतना हंस के निकाल लो आप। घर में थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है ना किसी का, तो या तो मम्मी निकल के आती है बीच में से, या कोई और आएगा जो ऐसी बात बोल देगा, अचानक सब हंस पड़ते हैं, और मेरे लिए वो चीज़ बहुत सेटिस्फाइंग है। अब सरकार वगैरह से, दुनिया से तो कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि कोई किसी का नहीं है आज के टाइम में, इवन नॉट इवन फैमिली भी किसी की नहीं है आज के टाइम आपस में। तो वही है कि आप 5 लोगों ना जितना एक दूसरे को हंसा सको ना हंसा लो, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी निकलने वाली है आपकी, अदरवाइज सर्वाइवल बहुत मुश्किल आज के टाइम में। तो गाना कौन सा पंजाबी में ज़्यादा गाती है। हाँ, पंजाबी सुनाइए ना। चलो ऐसे ही सुना देती हूँ रैंडम। मुंडे पढ़न हटियाना ए उत्तम बड़ी पढ़ाई, मुंडे पढ़न हटियाना ए उत्तम बड़ी पढ़ाई, जेड़े दब के पढ़ जांदे, जेड़े पूरा पढ़ जांदे, ओह कर दे बड़ी चढ़ाई, मुंडे पढ़न हटियाना ए उत्तम बड़ी पढ़ाई।
ये लड़कियों के लिए भी है, आप भी पढ़ो और बहुत चढ़ाइयाँ करो लाइफ में। लेकिन अभी आपने कहा ये सब कुछ काम नहीं आया। नहीं अगर है काम, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहेंगे, जॉब मिलेंगे, वो उनकी टेंशन है, वो मेरी टेंशन नहीं है। मुझे पता है मेरे पापा ने बहुत खर्चा लगाया इस पे, मेरी माँ की बहुत मेहनत, बहुत लगन, और वो रात की नींदें हैं हमारे पीछे, पूरा मतलब अपनी लाइफ निकाल दी। मेरी मम्मा घर नहीं आते थे कभी भी छुट्टियों में, ये कह के कि नहीं एग्जाम है लड़की का। घर में इतनी शादी, उन्होंने एक शादी अटेंड नहीं की इस वजह से क्योंकि बच्चे के पेपर हैं, उसको स्कूल जाना है, बच्चे अकेले रहेंगे वहाँ पे, क्या करेंगे वो। वही चीज़ें होती हैं कि माँ बाप इतना कर लेता है। हर एक जो पॉलिटिशियन है उनके भी बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग पॉलिटिशियन, आपके पास पैसा, आपके बच्चों का करियर बन जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल फैमिली जो नॉर्मल वहाँ से है ना, अगर मैं सीधी बात बोलूँ ना, तो मेरे पापा ने भी अपने इतने 30 साल इस आर्मी सर्विस को दिए हैं सरकार के लिए, बट एट द एंड सरकार ने उनके लिए क्या किया है ना, वो आपको ही पता है कितना ही करती है वो। एक्स सर्विसमैन की कितनी ही इज्जत है आज के टाइम में सबको पता है, पुलिस वाले की कितनी इज्जत सबको पता है। हालांकि आप जितना मर्जी कर लो सरकार के लिए, एट द एंड ना वो अपना ही करेंगी। जितना टाइम वोट देने होंगे ना उनको, वो उतना वोटिंग टाइम पे तो सब एक दूसरे के अपने हो जाते हैं। वोट मिलने के बाद कोई किसी का नहीं रहता है, सब अपने हिसाब से चलते हैं और अपनी ही फैमिली देखते हैं, क्योंकि एट में सबको पैसा ही चाहिए। हमको भी चाहिए पैसा, बट वही बात, हम किसी और का जेब काट कर नहीं चला सकते अपना घर, जो बाकी कर रहे हैं। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। कैसा है गाना आपके लिए? गाना तो बहुत अच्छा है। तो आप भी गा के सुनाइए। ये वाला मुझे आता नहीं है। अच्छा, कोई भी और सुना दीजिए। आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे मुझे इस बारे में? कोई भी आपका अच्छा लगे, फेवरेट है। कभी आपकी मम्मी के साथ कोई गाना गाती हो, अक्सर गुनगुनाती हो कि लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, पर जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम। ये प्यार का मंदिर है मनीषा का, देख लीजिए। इनके पापा जी हैं, इनकी माता जी रहती हैं, 2 बहनें हैं, 3 बहनें, हंसी खुशी छोटा सा परिवार है। तो आप देख लीजिए। अच्छा, मम्मी पापा का जैसे अक्सर कोई गाना कभी गुनगुनाते हो अकेले में? अक्सर कोई फेवरेट आपका अकेले बैठे चलिए गा लेते हैं, कोई हरियाणवी या कोई पंजाबी, कोई भी? मेरी मम्मा एक गाना गाते होते हैं, हनी सिंह का था जो आया था, रो रो के यार जा गुजार दाए दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, लोका दिया नजरा तो चोरी किते मिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। और मेरे डैड तो खुद ही बहुत अच्छे गाने लिख लेते हैं, उन्होंने आर्मी रिलेटेड बहुत गाने लिखे हैं। अच्छा। पे रागनी लिखते थे मेरे डैड, और वो सच में बहुत अच्छे सिंगर हैं। मेरी मम्मा बहुत अच्छे सिंगर हैं, इवन मेरी दोनों सिस्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं। मेरे घर में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको कोई काम ना आता हो। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, सिंगिंग, डांसिंग। पापा जी में क्या गाते हैं? पापा जी थोड़े देशभक्ति टाइप गाने गाते हाँ, बताइए ना। हैं। आपका कौन सा था वो? अरे आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का, गले से लगा लेंगे मौत वतन की हिफाजत में, गले से लगा लेंगे मौत वतन की हिफाजत में, खानी पड़े गोली खेले खून की होली, हम गर्दन कटा देंगे वतन की हिफाजत में, गले से लगा लेंगे मौत वतन की हिफाजत में। क्या बात है, बहुत आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। ये गाना शायद ही उस फिल्मी गाने की धुन पे है ना, मैं तुमको बुला दूंगा, कौन से मेरी तेरी चाहत में। आपकी मम्मी ने चुराया ये सारा ये धुन? पापा ने ही चुराई है, पापा ने लिखा है। क्या बात है, पापा धुन भी चुरा लेते हैं? हाँ, पापा जब पापा नए नए आर्मी में गए थे फिर वो अपनी डायरी लिखते थे। हालांकि उनको खुद की डायरी का नहीं पता, हम ढूंढते थे वो चीज़ें कि कहाँ रखी है, बट पापा को याद रहता तो हमें एक सेटिस्फेक्शन, चलो पापा को याद है। अच्छा, सारे फैमिली बैठ के कौन सा गाना? फैमिली हम यूजुअली, हमारी आदत है हम डीजे ऑन करते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट किया फ़ोन को, एंड फुल ऑन डांस चलता है हमारा शाम को। रोज़ 1 घंटा हम घर पे यही करते हैं सब लोग। कौन से गाने पे ज़्यादा? कोई भी चलता है, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, सब चलता है। अच्छा, हरियाणवी में कौन सा पसंद है? वो कौन सा? मुझे हरियाणवी थोड़ा कम आती है, पर अभी रिसेंटली जो घर पे सुन रहे हैं वो ये बटाऊ आया लेन करके एक शब्द है, वो थोड़ा मेरे घर में ज़्यादा चल रहा है। मम्मा पापा सब सुनते हैं, दीदी वगैरह उसको।
बटी हुआ आया लेने, हाँ क्या है वो? इबके बचा ले मेरी माए बटिया हुआ आया लेने। हाँ जी, ऐसा ही गाना है वो हाँ ना? जी, हाँ जी, ये कि थोड़ा बहुत हम पत्रकार, हमें भी पता है इतना तो हमारे साथ प्यारी सी छोटी सी बिटिया बनी हुई देख लीजिए ये। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन से हार चुके हैं, जिंदा दिल हैं, हौसला टूटा नहीं है, उम्र बड़ी हैं, अब विदेश की कहीं ना कहीं रास्ता अपनाएंगी, क्योंकि यहाँ हिम्मत हार चुकी हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि हमारे देश के नेता जब तक नहीं बदलेंगे, सिस्टम नहीं बदलने वाला, लगातार 70 साल भारत आज़ाद होने के बाद सिर्फ एक ही रट अपनाते हैं, चुनाव के 3 महीने पूरा स्ट्रगल करते हैं, हर घर का दरवाज़ा झांकते हैं हमारे देश के नेता, हर गली कोपचे में रात दिन 12-12 बजे सोने नहीं देते हमारे देश के नेता। उसके बाद 5 साल ऐसे गायब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता जिस गली में, जिस घर में रात को 12 बजे तुमने कुंडी खटकाई थी वो किस हालत में है, और 5 साल फिर पैसे के दम पे आ जाते हैं, लोगों को ताम दाम दंड भेद अपना कर वो कुर्सी फिर काबिज कर लेते हैं। तो आपको सोचना होगा, इस तरीके के नेताओं को कुर्सी से दूर करना होगा, और जो वास्तव में ही हकदार हैं कुर्सी के, सुख दुख में काम आते हैं, और जो अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को अरबपति खरबपति नहीं बनाते हैं और अनाप शनाप संपत्ति नहीं जुटाते हैं, ऐसे नेताओं को आगे लाना होगा। वास्तव में फिर दोबारा से सोने की चिड़िया देश को बनाना है। अगर ऐसे ही देश लूटता रहा, सोने की चिड़िया हमारा देश एक दिन में नहीं 1 घंटे में बन सकता है। अगर हमारे देश के सरकार नेता चाहें तो देश को बदलने में समय नहीं लगेगा। क्यों, ऐसा ही है ना? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी तो लगता है कि मुझे खुद पॉलिटिक्स में खड़े हो जाना चाहिए, एटलीस्ट इसी बहाने अपनी बात तो रख पाऊंगी। मेरा करियर बने नहीं बने, बट आने वाली जनरेशन तंग ना हो एटलीस्ट इस बारे में। तो कभी पापा ने थप्पड़ मुक्का मारने मारा? नहीं पिटाई करती थी माँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बचपन में बता दो। मतलब वो नॉर्मल तो हर पेरेंट्स मारते, बच्चा गलती करेगा पेरेंट्स मारेंगे, बच्चा गलती नहीं करेगा अगर वो नेक्स्ट डे उनको कुछ प्रेसफुल बताएगा, कुछ ऐसा कि हाँ पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा खुशी भी होती थी। और मेरे पापा मम्मी का नेचर ऐसा था, थप्पड़ मारते थे फिर शाम को शॉपिंग भी लेके जाते थे कि क्या खाना है तुझे, बता आज तुझे क्या चाहिए, तुझे ये चीज़ चाहिए थी ना, वो नेचर था कहीं ना कहीं। और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को थोड़ी डांट पटाट ज़रूरी है, वरना बच्चा हाथ से निकलेगा। अभी फिल्मों में काम करने की, फिल्मों में काम करने का इंटरेस्ट नहीं है मेरा पंजाबी वीडियो सॉन्ग्स में, क्योंकि वो नीट एंड क्लीन होता है। सॉन्ग में आ रही है? हाँ जी, ऑलरेडी 2 सॉन्ग रिलीज़ हो चुके हैं मेरे। कौन से? एक तो ब्लू स्पाइडर सॉन्ग है, सुना दीजिए। मुझे वो गाना याद नहीं क्योंकि वो मेल वर्जन था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस गाने पे। चलो, कौन सा गाना याद है आपको? मेरा अभी एक रुपेंद्र हांडा का आया, सीधे फोरहेड जो गोली मारा, उसमें इसी चीज़ पे बताया गया है कि जब किसी लड़के का क्राइम हो जाता है तो वहाँ पे यूजुअली हमेशा होता है ना कि पुलिस लेट आती है, तो जब पुलिस जिस टाइम पहुंचती है वहाँ पे, उस टाइम तक सारी केस हो चुका होता है, लड़की को छेड़ने वाले कोई और इंसान थे, और जो पुलिस होती है वो किसी और को टैकल कर लेते कि नहीं ये हैं, तो फिर लास्ट में वो अपने आप को क्लैरिफाई करती है लड़की कि वो ये लोग नहीं थे ना, तो मुझे सेव किया था। तो वो इस बेसिक पे गाना है। और जो ब्लू स्पाइडर सॉन्ग है वो एक नॉर्मल गाना ही बनाया गया है कि हाँ ब्लू स्पाइडर उसमें आता है। वो वेब सीरीज़ है जो रिलीज़ होने वाली है, लेकिन मैंने सिर्फ उसके सॉन्ग के लिए काम किया था उसमें। तो सुना दीजिए, ऐसे बात नहीं। स्पाइडरमैन तेरा यार नी, और चांद सिक्के तेरे नाल नहीं, जाल सिट तेरे नाल चिपक जाऊंगा, हाय नी स्पाइडरमैन तेरा यार नी, ऐसा सॉन्ग है वो। तो हरियाणा हिंदी फिल्मों में कौन सा आपको एक्टर या हीरोइन? वैसे तो मुझे कटरीना कैफ बहुत पसंद है, क्योंकि यूजुअली वो ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में नहीं आते हैं। इमरान हाशमी बहुत अच्छे हैं, फालतू कंट्रोवर्सीज़ में नहीं है वो, उन्होंने जितना काम किया जेन्युइन किया, क्लियर कट। इमरान हाशमी तो थोड़ा सा अलग, भले वो जैसा मर्जी काम करें, बट जो बंदा जेन्युइन है ना वो जेन्युइन है। जेन्युइन कैसे लगा? क्योंकि वो अपनी जो बंदा था उसने अंदर से और बाहर से जैसा उसने वैसा लोगों को दिखाया, ये रीज़न है। वो बंदा जो भी काम करता है वो डंके की चोट पे बोल के करता है मैंने काम किया है। इवन उसके साथ काम करने वाली आज के टाइम में हर सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये रीज़न मैं मानती हूँ। और उसके अलावा उसके पास कोई फालतू रीज़न नहीं है, भले वो इंडस्ट्री में कैसा काम कर रहा है लेकिन वो अपनी फैमिली कैसे चला रहा है वही बहुत मैटर करता है। अपने बच्चे को उन्होंने बुक लिखी है, उनका बेटा कैंसर से वो था ग्रस्त, तो उन्होंने उसका कैसे क्या क्या उसने लाइफ में सर्वाइव किया, कैसे चीज़ों को हैंडल किया, वो चीज़ें उस बंदे ने जेन्युइन चीज़ें बताई। और वो कभी लोगों को शो ऑफ नहीं करता जाने के लिए कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना ये वो, तो मुझे जेन्युइन लोग ज़्यादा पसंद हैं। कटरीना कैफ वगैरह का ऐसा कोई इशू नहीं है, जॉन इब्राहिम है ऐसे ही, जिनका वैसे तो नाम से लोग कहते हैं कि अच्छा कैरेक्टर नहीं है, बट मेरे हिसाब से क्या है ना कि न्यूज़ में बने रहने की अगर आप हर एक फालतू चीज़ में आ रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जेन्युइननेस को ख़त्म कर देता है। बात तो बहुत अच्छी वाली। तो फिर कटरीना कैफ का गाना अगर आप पसंद करते हैं?
एक उच्चा लंबा कद दूजा सोहनी भी तू हद तीजा रूप तेरा तब चम चम करदानी नी नी एवी तेरी तेरे उत्ते मर्दानी तो जॉन इब्राहिम का जॉन इब्राहिम का ऐसे याद ही नहीं आएगा रिसेंटली, ज़्यादा पंजाबी सुनने लग गई ना इसीलिए। कोई आशिक 2 आशिक 1 उनकी फिल्म आई थी? नहीं वो इनकी नहीं है, पर हाँ ये है कि जॉन अब्राहम की बहुत कम मूवीज़ आती हैं, पर जितनी आती हैं बहुत हिट होती हैं। जैसे फोर्स मूवी हो गई, अंतिम मूवी हो गई, सत्यमेव जयते उनकी मूवी है, तो काफ़ी पेट्रियाटिक मूवीज़ में ही यूजुअली वो काम करते हैं एंड बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमारे साथ प्यारी सी छोटी सी गुड़िया बनी हुई है और सरकार को भी कहना चाहेंगे इनकी बातों पर गौर किया जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के ऐसे ही होनहार युवा बच्चे विदेशों में जाते रहेंगे और हमारा देश का भविष्य अंधकार में है। फिर आप कहते हैं कि देश के बच्चे विदेशों में काम कर रहे हैं पैसे के लालच में, पैसे के लालच में नहीं जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं। क्यों? हम इनकी तरफ देखते नहीं हैं, वादे करते हैं, कानून बनाते हैं कमरे में बैठ के, लेकिन कानून ऐसे होने चाहिए जो हर किसी के ढंग से काम आ सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बातचीत की, अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच सर, मेरे को बात करने के लिए ही चाहिए था जो आपने अपना टाइम मुझे दिया। स्पेशली मैं पिछले काफ़ी टाइम से वेट करी थी कि मुझे आना है, इस बारे में बात करनी है खुलकर। वो कहने के मुझे मौका नहीं मिला, तो उसके लिए मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ कि आप यहाँ आए, मुझे इतना टाइम दिया कि मैं अपनी चीज़ों को आगे कन्वे कर सकूँ भी सिचुएशन क्या चल रही है, कहाँ पर रिक्वायरमेंट है और चीज़ें मतलब कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है सरकार को। तो चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।